अगेन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट पॉपुलेशन एजुकेशन। तो इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है कि एक बड़े पॉपुलेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनाई गई हैं या क्या क्या डेवलपमेंट लाए गए हैं या कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए हैं एक बड़े पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रवृत्ति कब से शुरू हुआ है? अप्रैल 1996 से टारगेट फ्री अप्रोच शुरू किया गया। इसके एक टारगेट फ्री अप्रोच शुरू की थी 1996 में। इसके लक्ष्य थे परिवार नियोजन, सेवाओं की गुणवत्ता व विशेष ध्यान रखना, प्रसव पूर्व परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की क्या क्या सेवाएं हैं, वे फैमिली प्लानिंग में क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या क्या गुण है, इम्पोर्टेंस क्या है फैमिली प्लानिंग की, वो उसके बारे में। प्रसव गर्भवस्थ शिशु के लिंग की जांच अधिनियम 1994 का गठन। प्रसव में से पहले क्या होता है कि उसके लिंग की जांच करने का अधिनियम बनाया गया, उसके वो जिसके अंदर वो एक कानूनन अपराध पाया गया कि शिशु के लिंग की जांच नहीं होगी 1994 से, और इस नियम का पालन करने के लिए बोला गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा व नई योजना शुरू करना। जितने भी फैमिली प्लानिंग है या हमारी फैमिली को डेवलप करने के लिए जितने भी प्रोग्राम बनाए गए हैं उनको बढ़ावा देना और नई से नई योजनाएं लेके आना। प्रसूतिक देखभाल करना, एंटीनेटल केयर, मदर की आपातकालीन प्रसूति सुविधाएं देना, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो उसकी सुविधाएं देना, और स्त्री रोग विशेषज्ञ से दिखाना, लेबर रूम में सुधार करना, जटिलताओं के लिए रेफरल करना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो उसके लिए रेफरल करना है। सुरक्षित गर्भपात चिकित्सा, गर्भ में एमटीपी की सुविधाएं होना, जो हमारा एक केयरफुल लेबर हो जाए या केयरफुल अबॉर्शन या एमटीपी की सुविधाएं देना, दवाइयों की प्रशिक्षित करना, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी या प्रजनन अंगों के संक्रमण का प्रबंध, यानी उनको कैसे केयर किया जा सकता है, उनकी कैसे एजुकेशन दी जा सकती है उनसे बचने के लिए। टीकाकरण व पुनः निर्जलीकरण चिकित्सा, मतलब टीकाकरण जिसमें इम्यूनाइजेशन कराते हैं, और पुनः निर्जलीकरण यानी उसको अगेन उसको हाइड्रेट करना है, उसको जो डिहाइड्रेशन हो गया है किसी को अगेन हाइड्रेट करना है, जिसमें हम कर सकते हैं उसको ORT से। ठीक है, ये है जो टारगेट फ्री अप्रोच है। यानी हमें टारगेट फ्री अप्रोच का मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ का मर जाना, बच्चे का अबॉर्ट हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग को फॉलो ना करना, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे माता की डेथ हो जाना, तो ये जितने भी हैं ये सारी कॉम्प्लिकेशन को से बचना या इनको एकदम से मुक्त कर देना, इन चीज़ों को बोलते हैं टारगेट फ्री अप्रोच। ठीक है, तो ये अप्रैल 1996 में चला। उसके बाद अलग प्रोग्राम आया जिसमें था पहला RCH1। ठीक है, RCH में 2 प्रोग्राम थे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के 2 प्रोग्राम हैं, RCH1 एंड RCH2। तो RCH1 जब आया तो 8 राज्यों में 30% उपकेंद्रों में RCH की नियुक्ति की गई। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की नियुक्ति 30% उपकेंद्रों में यानी 30% स्टेट्स में की गई थी, 8 राज्यों के। इसी प्रकार कुछ राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या मिडवाइफ स्टाफ नर्स की तैनाती की गई। इसी में जो मिडवाइफ को भी पोस्ट किया गया, स्टाफ नर्सेज को भी पोस्ट किया गया इस स्कीम के टाइम पे, इस हेल्थ प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत कुछ जिलों में अतिरिक्त तकनीशियन भी लगाए गए। तो इस स्कीम में क्या था, RCH में क्या था कि हर RCH में 30% स्टेट्स में RCH प्रोग्राम डेवलप किया गया, वहाँ पे के नर्स एंड मिडवाइफ्स दी गई, वहाँ पे कुछ टेक्नीशियन भी दिए गए। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एवं सुरक्षित मातृत्व काउंसलर यानी परामर्शदाता की सुविधाएं उपलब्ध की। तो इन स्वास्थ्य केंद्रों में क्या होता था, इन जो RCH चाइल्ड हेल्थ के जो सेंटर्स बनाए गए, इनमें क्या होता था, इनमें प्राइमरी हेल्थ मिलती थी, और जो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे के रूप में बनाया गया, इनको प्रिवेंटिव एनेस्थेटिक्स थे वहाँ पे, और सुरक्षित मातृत्व परामर्श था,
उनके काउंसलर वहाँ पर उपलब्ध होते थे फैमिली को काउंसिल कराने के लिए। इन सब चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना। और क्या था RCH 1 के अंदर कि वहाँ पे 24 घंटे प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को फेस किया जा सकता था। फिर RCH प्रोग्राम आया 2, RCH 1 के बाद आया RCH 2 जो कि 1 अप्रैल में आया 2003 में। RCH 2 प्रारंभ किया गया। इस योजना में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2010 तक चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे काम करने का योग्य बना गया। इसमें सबसे जो RCH 1 बना था उनको और इम्प्रूव किया गया। तो जितने 50 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को और डेवलप किया गया। वहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करा दिया गया 24 घंटे, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना 24 घंटे हर सुविधा उपलब्ध, ऐसे ही RCH प्रोग्राम को मदर और बच्चे के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और डेवलप किया गया। RCH 1 को डेवलप करने के बना RCH 2। इसकी प्रमुख कृति नीतियाँ, इसकी जो कार्य नीतियाँ थी जो RCH 2 की थी वो क्या थी? अनिवार्य प्रसूति देखभाल। यहाँ पे जैसे RCH 2 में तो 1 में तो सिर्फ डिलीवरी के लिए उपलब्ध था, लेकिन ये जो है एंटीनेटल केयर अनिवार्य थी। वहाँ पर प्रसव को बढ़ावा देना, लेबर को बढ़ावा देना था। प्रसूति के समय कुशल सहायक उपस्थिति सुनिश्चित करना, मतलब उसके लेबर के टाइम पे जो सहायक है वो कुशल हो या पूरे एजुकेटेड हो, वो प्रेजेंट होने चाहिए। आपातकालीन प्रसूति देखभाल होनी चाहिए। फर्स्ट रेफरल यूनिट को प्रसूति देखभाल हेतु समक्ष एवं सुसज्जित किया जाना चाहिए। जो भी अगर उसको रेफरल कर रहे हैं तो वो भी जो है वो किसी के समक्ष करना है कि हाँ इसको रेफर किया जा रहा है, तो किसी अच्छे एजुकेटेड पर्सन के थ्रू ही वो होना चाहिए। RCH 2 के हेतु चिकित्सकों को परीक्षण तथा ब्लड स्टोरेज, रक्त भंडारण एवं स्टाफ की व्यवस्था, एनेस्थीसिया के लिए चिकित्सक आदि प्रबंध कराने की योजनाएं शामिल की गई। मतलब एक तरह से हॉस्पिटल जैसे डेवलप कर दिया गया। अब RCH 2 में चिकित्सक भी होते थे, ब्लड स्टोरेज के लिए भी ब्लड बैंक भी बन गया, स्टाफ भी और बढ़ा दिए गए, एनेस्थीसिस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होने लगा RCH 2 प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो बढ़ाया। ठीक है। आपातकालीन प्रसूतिक देखभाल एवं रेफरल प्रणाली को भी उपयुक्त एवं प्रभावी बना गया, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे और उसमें डेवलप किया गया। जैसे कि कभी बार हम इमरजेंसी के टाइम पे एम्बुलेंस कॉल करना या वहाँ जहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं वहीं की एम्बुलेंस आना, तो कई बार डेवलपमेंट में क्या आता है कि हमारे पास खुद की एम्बुलेंस है तो हम रेफ़र के लिए उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसको शिफ्ट भी करा सकते हैं उस जगह पे। ठीक है। तो इस तरह से और इम्प्रूवमेंट लाया, जो RCH 1 प्रोग्राम था उसमें और इम्प्रूवमेंट ला के जो प्रोग्राम बना उसका नाम था RCH 2। ठीक है। इसके बाद अगला प्रोग्राम आया पॉपुलेशन के लिए, हमारी मदर और चिल्ड्रन के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। 7 साल के लिए भारत सरकार ने NRHM शुरू किया। तो इसका NRHM क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रोग्राम है ना बेटा, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही फेमस होते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी आते हैं RCH के बारे में बताओ या, तो हमेशा इन प्रोग्राम्स का जो नेम है वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करना। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी सारी लाइन हिंदी में आ जाएगी लेकिन ये वर्ड इंग्लिश में ही आता है। ठीक है। क्योंकि इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है इसी तरह से फेमस है। तो आप जो प्रोग्राम है इनकी फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखना। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 में 7 साल के लिए भारत सरकार ने NRHM शुरू किया। इसमें क्या था, मिशन के क्या उद्देश्य थे? यह मिशन पूरे देश में लागू किया गया। स्वास्थ्य को प्रभावी करने के लिए आयामों जैसे स्वच्छता, पानी, पोषण इत्यादि के आपस में संबंध कराना और साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, आयुष को बढ़ावा देना। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो मकसद था वो हाइजीन से रिलेटेड, वाटर हाइजीन से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। ठीक है। इनका रिलेशन क्या है हमारी हेल्थ पे, उसको
उसको बेस पे था, उसको हाईलाइट करने के लिए था। एंड और साथ ही साथ ये जितने भी हमारे अदर हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड आयुष, इनको और डेवलप करने के इनका उद्देश्य था। ठीक है। गैर सरकारी संस्थाओं व समुदायों को सक्रिय भागीदारी, जो गैर सरकारी समुदाय और संस्थान थे उनकी सक्रिय भागीदारी मतलब आपस में तालमेल या उनको और डेवलप कराना के थ्रू ये किया गया। मिशन के उद्देश्य क्या है? अगेन एम्स ऑफ मिशन क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएमआर और आईएमआर में कमी लाना। एमएमआर और आईएमआर क्या है? मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। तो इनकी मृत्यु दर में, माता की मृत्यु दर में और इनकी शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना होता है इसका मुख्य उद्देश्य रूरल हेल्थ मिशन का। जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करना, चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को मुख्य द्वार या अंग बनाना। जितनी भी हमारी हेल्थ मिशन सेंटर हैं उनको जितना भी मेन सेंटर बनाना है, उनको स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम पर नियंत्रण, रोग प्रतिरक्षण एंड पोषण जैसी जन सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराना। तो जितने भी हमारे रोगों को प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी केयर है, ये हर पर्सन को अवेलेबल कराना इस मिशन का उद्देश्य था। ठीक है। मिशन की योजनाएं क्या थी? स्कीम ऑफ मिशन क्या था? एमएमआर इसका, एमसीएचआर का इसका था योजना स्वास्थ्य परीक्षण मान्यता प्राप्त रूप से सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा जननी सुरक्षा योजना द्वारा कार्यकर्ता था। स्वच्छता में सुधार करना और सफाई में महत्व की शिक्षा में ध्यान देना योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आरसीएच जो प्रोग्राम हमने पहले पढ़ा, उसका मुख्य उद्देश्य था माता की और शिशु की हेल्थ को एकदम सेंटर पॉइंट बनाना, उसकी हेल्थ को मॉडिफाई एकदम बचा के रखना। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य था, हमारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का उद्देश्य था कि इसका मेन उद्देश्य था कि ये जितने भी हमारी सैनिटाइजेशन है या वाटर प्योरिफिकेशन हो या हमारा एनवायरमेंटल हाइजीन हो या वाटर हाइजीन हो, इनको मेंटेन रखना हमारे नेशनल रूरल हेल्थ का मुख्य उद्देश्य था। मिशन का दावा था, स्ट्रक्चर ऑफ मिशन क्या था? राज्य स्तर पर ये मिशन डेवलप हुआ, जिला स्तर पर हुआ और ग्रामीण स्तर पर हुआ। क्योंकि नाम में ही आ रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो राज्य, जिला और गांव, इन तीनों स्तर पर ये मिशन जो है स्थापित किया गया। मिशन का घटक जो कंपोनेंट है, जो इस मिशन को बनाने के लिए सहायक है या इस मिशन को कार्यरत कराने के लिए सहायक है, वो थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुदृढ़ीकरण, मतलब जितने भी नॉर्मल हेल्थ सेंटर है वहाँ पर इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को एकदम स्ट्रिक्टता से लेके आना। आयाम सहयोगिनी मतलब उस मिशन को चलाने के लिए सहयोगिनी जननी सुरक्षा योजना, जिला स्वास्थ्य कार्य योजना, रोगी कल्याण, आयुष, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन करना, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय चरण यानी सेकेंडरी केयर पर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को रखना। तो ये सारे उसके थे कंपोनेंट की इस मिशन के अंदर क्या क्या चीजें की जाती थी। ठीक है। लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण, परिवार को टारगेट फ्री अप्रोच क्या था कि परिवार अलग है ये। ठीक है। परिवार कल्याण लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण या विकेंद्रित सहभागिता के आधार पर 1 अप्रैल 1956 में बनाया गया। 1997 में लक्ष्य मुख्य दृष्टिकोण को सामुदायिक आवश्यकताएं आकलन, कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच का नाम दिया गया। ठीक है। पहले इसका नाम था टारगेट फ्री अप्रोच या लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण। ठीक है। टारगेट फ्री अप्रोच को बनाया गया था 1956 में, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, और इसको अगेन 1997 में मॉडिफाई किया गया और डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच, CNAA का नाम दिया गया। ठीक है। इसकी मुख्य नीति क्या थी? इस CNA की मुख्य नीति थी जनसंख्या स्तर शीघ्र से शीघ्र स्थिर करना। तो जितनी भी जनसंख्या का स्तर है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि होना या
जनसंख्या में कमी आना, तो उन चीज़ों का जो लेवल है उसे जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी लेके आना कि जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ रही है या इतने % बढ़ रही है, ठीक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति और प्रमुखता दी जानी चाहिए। जितने भी परिवार फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है या जो फैमिली अप्रोचेस के लिए जो प्रोग्राम है, उसमें लोगों की या फैमिली की इच्छाओं की जो इच्छाएं हैं उनको मेन इम्पोर्टेंस देनी है। लोगों की सहभागिता से ही जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी तरीकों से सफलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसे ही नहीं किया जा सकता कि किसी के साथ मैनिपुलेट करके या किसी को भड़का के या हंगामा करके या किसी से ज़बरदस्ती करा के जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करा जा सकता। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। उनका जो सहयोग है, उनका जो हमारे पॉपुलेशन की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़रूरी है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। परिवार कल्याण की विशेषताएं क्या हैं, ये जो हम फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं इसकी विशेषता क्या है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में नागरिकता की इच्छा व जन सहभागिता, मतलब इसकी नागरिकता की इच्छा भी होनी चाहिए और जन सहभागिता भी होनी चाहिए।